बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ई कैट मैथमेटिक्स का आज हमारा 8वां लेक्चर है। आज के लेक्चर में हमने पार्ट 1 के चैप्टर 2 का एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना है, ग्रुप के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे आपके सिलेबस के मुताबिक जो भी है, ठीक है। और ई कैट में जिस तरह की चीज़ें पूछी जा सकती हैं वो डिस्कस करेंगे। लेकिन ग्रुप के ऊपर आने से पहले, ग्रुप की तरफ आने से पहले मैं यूनरी ऑपरेशन और बाइनरी ऑपरेशन को लाजमी डिस्कस करना चाहूँगा, क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन से मुतल्लक MCQs भी पेपर में आ जाते हैं। और जब तक आपको बाइनरी ऑपरेशन के बारे में आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आप ग्रुप को अच्छी तरह नहीं समझ सकेंगे। यूनरी ऑपरेशन क्या है? यूनरी ऑपरेशन an operation when performed on a single number gives an other single number of the same kind of an or an other kind। ऐसा ऑपरेशन जो किसी सिंगल नंबर पे अप्लाई होता है और उसके नतीजे में जो नंबर देता है वो भी सिंगल नंबर ही होता है, चाहे वो नंबर सेम काइंड का हो या डिफरेंट काइंड का हो। मसलन फ़र्ज़ करें हमारे पास एक स्टेटमेंट है P, ठीक है, स्टेटमेंट वेरिएबल है, इसका नेगेशन ले लें। ये नेगेशन जो है ये यूनरी ऑपरेशन है, ये एक सिंबल P के ऊपर यूज़ हुआ है, ठीक है ना, अप्लाई हुआ है। इसी तरह अगर हम किसी नंबर का स्क्वायर ले लें, ठीक है, ये स्क्वायर करना भी यूनरी ऑपरेशन है, ठीक हो गया। इसी तरह हम किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल लें, ठीक है, या हम किसी नंबर को किसी ख़ास पावर तक रेज़ कर लें, ठीक है। फ़र्ज़ करें हम चाहते हैं जी 18 की पावर 15 ले लें, ठीक है। तो ये जो इसकी पावर 15 लिया ये भी हमने यूनरी ऑपरेशन अप्लाई किया है, क्योंकि ये भी सिंगल नंबर पे अप्लाई हुआ है और उसको सिंगल नंबर में ही कन्वर्ट करेगा, ठीक हो गया। बाइनरी ऑपरेशन, ग्रुप से पहले बाइनरी ऑपरेशन को डिस्कस करना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन के बगैर ग्रुप की डेफिनेशन ही कंप्लीट नहीं होती। इसलिए अब हम बाइनरी ऑपरेशन की तरफ आते हैं। बाइनरी ऑपरेशन, अब ये जो बाइनरी ऑपरेशन है ना, ये असल में बाइनरी ऑपरेशन असल में एक फंक्शन होता है, ठीक है, जो कि करता क्या है, ये एक ऐसा फंक्शन है, इसको हम आमतौर पे स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं, जो एक पेयर ऑफ एलिमेंट्स पे अप्लाई होता है, ठीक हो गया। पेयर ऑफ एलिमेंट्स पे अप्लाई होके इसे एक सिंगल एलिमेंट में कन्वर्ट करता है, A स्टार B में, सिंगल एलिमेंट में। ये एक ऐसा ऑपरेशन है जो पेयर ऑफ एलिमेंट्स पे अप्लाई होता है, इसलिए इसको बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं। बाइनरी दो, ठीक है ना, दो एलिमेंट्स पे अप्लाई होता है और उसे सिंगल एलिमेंट में कन्वर्ट कर देता है। अब जो प्रॉपर डेफिनेशन है बाइनरी ऑपरेशन की वो क्या है? फ़र्ज़ करें हमारे पास G एक सेट है, ठीक है, नॉन एम्प्टी सेट है। तो बाइनरी ऑपरेशन एक फंक्शन है G क्रॉस G से किसी और सेट तक। अब वो सेट G भी हो सकता है या वो कोई और सेट हो सकता है, S भी हो सकता है, ठीक हो गया। ये एक फंक्शन है जो कि G क्रॉस G यानी कि एक ही सेट के अपने ही साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट के ऊपर अप्लाई होता है। यानी कि इसने असल में क्या करना होता है, इस फंक्शन ने एक ही सेट के एलिमेंट्स के ऑर्डर्ड पेयर्स के ऊपर अप्लाई होना होता है, और जैसे मैंने यहाँ पे बताया, और उसके रिजल्ट के नतीजे में हमें एक एलिमेंट देना होता है। अब वो एलिमेंट जो है वो इसी सेट G का भी हो सकता है। अगर G क्रॉस G के ऊपर हमारा फंक्शन अप्लाई हो रहा है तो ये एलिमेंट सेट G का भी हो सकता है, या फिर जो बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करने से हमारे पास जो एलिमेंट आया है वो सेट G के अलावा किसी और सेट का भी हो सकता है, ठीक हो गया। ये डिपेंड करता है चीज़ों पे कि किस तरह बाइनरी ऑपरेशन ऑपरेट कर रहा है, ठीक हो गया ना। लेकिन अगर ये बात श्योर शॉर्ट हो कि हमारा जो बाइनरी ऑपरेशन है ये G क्रॉस G के एलिमेंट्स के ऊपर अप्लाई हो के हमें जो एलिमेंट देता है वो भी G का ही एलिमेंट है, तो फिर हम कहते हैं कि भाई ये स्टार जो है दिस इज़ अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन G, या हम कहते हैं स्टार इज़ अ बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड इन G, या हम कहते हैं G इज़ क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन स्टार। ये सारी चीज़ें एक ही बात को करने के डिफरेंट तरीके हैं, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ठीक है। स्टार G इज़ क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू स्टार, ठीक हो गया। या हम कह सकते हैं G हैज़ क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू स्टार। एक ही बात को करने के मुख्तलिफ तरीके हैं, ठीक हो गया। अब मैं बाइनरी ऑपरेशन की एग्जांपल देता हूँ। सपोज करें कि हम बात करते हैं जी n हमारे पास नेचुरल नंबर्स का सेट है और
एडिशन की हम बात करते हैं। एडिशन एक बाइनरी ऑपरेशन है। क्यों? क्योंकि ये दो एलिमेंट्स पे अप्लाई होता है, दो एलिमेंट्स को ऐड करके एक सिंगल एलिमेंट हमें आंसर देता है। ठीक हो गया। ये जब n क्रॉस n के किसी एलिमेंट पे अप्लाई होगा, फर्ज करो ये 1 और 7 पे अप्लाई होता है एडिशन जो है, ठीक है, तो ये 1 + 7 बना देगा जो कि इक्वल टू 8 है, और 8 भी नेचुरल नंबर्स के सेट का ही एलिमेंट है। ठीक है। और भी आप कोई से भी दो नेचुरल नंबर लेके उनके ऊपर एडिशन अप्लाई करके चेक कर सकते हैं कि आंसर भी एक नेचुरल नंबर ही आता है। तो हम ये बात कहेंगे कि एडिशन इज़ अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, या हम ये कहेंगे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्योंकि कोई से भी दो नेचुरल नंबर्स को ऐड करने से जो आंसर आता है वो भी एक नेचुरल नंबर है। क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया है कि जब बाइनरी ऑपरेशन जी क्रॉस जी के एलिमेंट पे अप्लाई होता है, तो अगर जो वो नया एलिमेंट देता है अप्लाई होने के बाद, अगर तो वो खुद भी जी का ही एलिमेंट है जो नया बना है, फिर तो हम कहते हैं कि जी इज क्लोज विद रिस्पेक्ट टू स्टार, या जी हैज़ बाइनरी ऑपरेशन विद रिस्पेक्ट टू स्टार। ठीक है। अगर किसी और सेट का एलिमेंट बन जाए आंसर के तौर पर, तो फिर वो जो है ना, हम कहते हैं कि ये जो बाइनरी ऑपरेशन है ये डिफाइंड ऑन जी नहीं है, या जी इज़ नॉट क्लोज विद रिस्पेक्ट टू स्टार। ठीक होगा ना। अब बाइनरी ऑपरेशन क्योंकि एडिशन हो सकती है, मल्टीप्लिकेशन हो सकती है, कोई भी ऐसा ऑपरेशन जो दो एलिमेंट्स पे अप्लाई होके उसे सिंगल एलिमेंट में कन्वर्ट करता है, वो बाइनरी ऑपरेशन है। ठीक हो गया। तो मैंने ये सारी सिचुएशन एक्सप्लेन करने के लिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ले लिया, और मैंने आपके सामने चेक किया है, कोई भी और दो नेचुरल नंबर ले लें आप, 2 और 3 ले लें। ठीक है। इस पेयर के ऊपर एडिशन आप अप्लाई करें तो 2 + 3 = 5 आ जाएगा। 5 भी एक नेचुरल नंबर है। ठीक है। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि एडिशन इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, या हम ये कह सकते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इज क्लोज विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसी तरह जो मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन भी बाइनरी ऑपरेशन है ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। मल्टीप्लिकेशन भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के ऊपर बाइनरी ऑपरेशन है, क्योंकि हम कोई से भी दो नेचुरल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर भी एक नेचुरल नंबर ही आता है। ठीक हो गया। यानी कि जी क्रॉस जी से जी वाली कंडीशन बनती है कि बाइनरी ऑपरेशन जी क्रॉस जी के एलिमेंट पे अप्लाई होकर जी का ही एलिमेंट बना रहा। ठीक है। ये n क्रॉस n का एलिमेंट है, ये भी n क्रॉस n का एलिमेंट है। ठीक हो। तो मल्टीप्लिकेशन n क्रॉस n के एलिमेंट पे अप्लाई होकर उसे n का ही एलिमेंट बना रही है, लिहाजा मल्टीप्लिकेशन भी बाइनरी ऑपरेशन है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के ऊपर, बल्कि हम कहेंगे सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज क्लोज विद रिस्पेक्ट टू दिस बाइनरी ऑपरेशन। ठीक हो गया। तो सिंपल जुबान में ये कि दो एलिमेंट्स पे अप्लाई होने वाला फंक्शन, किसी सेट के दो एलिमेंट्स के ऊपर अप्लाई होने वाला फंक्शन जो उस पेयर को, यानी कि दो एलिमेंट्स को एक सिंगल एलिमेंट में कन्वर्ट कर दे, बाइनरी ऑपरेशन कहलाता है। ठीक है। अगर वो सिंगल एलिमेंट जो बना है वो उसी सेट का है, अगर जी क्रॉस जी के ऊपर बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई हो रहा है और बनने वाला एलिमेंट भी जी का ही है, तो फिर हम कहते हैं कि स्टार इज़ डिफाइंड ऑन जी और जी इज़ क्लोज विद रिस्पेक्ट टू स्टार। और अगर बनने वाला एलिमेंट जो वो जी का नहीं है, किसी और सेट का है, तो स्टार बाइनरी ऑपरेशन तो होगा, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि स्टार इज़ बाइनरी ऑपरेशन ऑन जी। हम ये भी नहीं कहेंगे जी इज़ क्लोज विद रिस्पेक्ट टू स्टार। मसलन फ़र्ज़ करें कि आपसे पूछा जाए कि बताएं जी कि ये जो सब्ट्रैक्शन है, सब्ट्रैक्शन बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के ऊपर। ठीक है। यानी कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स क्लोज्ड है कि नहीं विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन। तो आप क्या करेंगे, 1 - 7 = -6 आ जाएगा। ये बिलोंग ही नहीं करता सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को। ठीक है। इसका मतलब है सब्ट्रैक्शन इज़ नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। इसी तरह रियल नंबर्स का सेट जो है ये भी क्लोज्ड है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ये क्लोज्ड है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्योंकि दो रियल नंबर्स को ऐड करें एक रियल नंबर आंसर आता है, दो रियल नंबर्स को मल्टीप्लाई करें फिर भी एक रियल नंबर आंसर आता है। ठीक हो गया। तो सेट ऑफ रैशनल नंबर्स जो है ये भी ऐसे ही है, दो रैशनल नंबर्स को ऐड करने से भी रैशनल नंबर आंसर आता है, दो रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से भी रैशनल नंबर आंसर आता है, इसलिए रैशनल नंबर्स का सेट भी क्लोज्ड है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है। इसी तरह ये जो सेट है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का, ये सेट भी क्लोज्ड है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि इसके कोई से भी दो एलिमेंट्स को लेकर मल्टीप्लाई करें जो अब इसी का एलिमेंट बनता है। तो मुझे उम्मीद है कि बाइनरी ऑपरेशन आप डिटेल से समझ चुके होंगे। नेक्स्ट हम प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनरी ऑपरेशन पढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। अब हम प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। ठीक है। फर्ज करें लेट स्टार बी आ बाइनरी ऑपरेशन ऑन अ सेट एस। इसका मतलब क्या है इस सारी बात का कि एस इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू स्टार, देन
स्टार may have following properties on S के अंदर स्टार जो है यानी कि बाइनरी ऑपरेशन जो है इसमें ये चंद प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं जो मैं आपको बताने लगा हूँ। ठीक है, सबसे पहली प्रॉपर्टी है जी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ठीक हो गया। अगर तो A स्टार B इक्वल टू B स्टार A हो फॉर ऑल A एंड B बिलोंगिंग टू S, तो फिर हम कहते हैं कि स्टार इज कम्यूटेटिव ऑन S, या हम कहते हैं कि दिस सेट S हैज़ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू स्टार। अगर यहाँ पे एडिशन की बात हो रही हो तो अगर हमारे सेट के दो एलिमेंट हैं, फर्ज करें 1 और 2 हैं, तो 1 + 2 अगर 2 + 1 के इक्वल है तो हम कहते हैं कि हमारा सेट जो है एडिशन के लिहाज से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी रखता है। ठीक हो गया। दूसरी है जी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है? अगर कोई से भी 3 एलिमेंट हम ले लेते हैं अपने सेट S के, तो A स्टार B स्टार C इक्वल हो सकता है जी A स्टार B स्टार C। ठीक हो गया, यानी कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड कर सकती है विद रिस्पेक्ट टू स्टार। बाइनरी ऑपरेशन के अंदर किसी भी सेट के एलिमेंट्स के लिए ये प्रॉपर्टी भी हो सकती है। ठीक हो गया। मसलन अगर हम एडिशन की बात करें तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के अंदर एडिशन के लिहाज से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है 1 + 2 + 3 इक्वल टू 1 + 2 + 3। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के अंदर जो है ना एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। ठीक हो गया जी। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बाद नेक्स्ट है जी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट एक एलिमेंट E को हम कहते हैं कि आइडेंटिटी एलिमेंट है सेट S का विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन स्टार इफ A स्टार E इज इक्वल टू E स्टार A इक्वल टू A फॉर ऑल A इन S। ठीक हो गया। E को हम आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं अगर ये चीज़ हो। अब मैं ज़रा इसको मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में लेकर जाता हूँ। एडिशन में E का मतलब है 0, क्योंकि A में हम 0 को ऐड करें या 0 में हम A को ऐड करें दोबारा A ही आ जाता है। देयरफॉर 0 इज़ द एडिटिव आइडेंटिटी। एंड अगर मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो 1 जो है ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। ठीक है, क्योंकि A को 1 से मल्टीप्लाई करें या 1 को A से मल्टीप्लाई करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोबारा A ही आ जाता है। ठीक हो गया। तो किसी बाइनरी ऑपरेशन के अंदर ये प्रॉपर्टी भी पाई जा सकती है कि किसी सेट के अंदर उस बाइनरी ऑपरेशन के लिहाज से आइडेंटिटी एलिमेंट मौजूद हो। ठीक हो गया। और लास्ट जो प्रॉपर्टी है वह जी इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट। ठीक हो गया। इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट, इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट। एक एलिमेंट जो है ना A', इसको हम कहते हैं कि ये A का इन्वर्स है विद रिस्पेक्ट टू स्टार। अगर A स्टार A' और A' स्टार A ये इक्वल हों और ये दोनों किसके इक्वल हों? आइडेंटिटी के। ठीक हो गया। ये E जो है ये आइडेंटिटी एलिमेंट है S का विद रिस्पेक्ट टू स्टार। अगर ऐसी सिचुएशन हो तो हम कहते हैं कि A' जो है ये A का इन्वर्स है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी भी हो सकती है स्टार के अंदर, यानी कि बाइनरी ऑपरेशन के अंदर कि किसी सेट में बाइनरी ऑपरेशन के लिहाज से किसी एलिमेंट का इन्वर्स पाया जाए। ठीक हो गया ना। A' इज़ कॉल्ड इन्वर्स ऑफ A इन दिस सिचुएशन। ठीक हो गया। अब अगर मैं एडिशन की बात करूं तो A का इन्वर्स जो है ये -A होगा, क्योंकि A को -A में ऐड करें या -A को A में ऐड करें तो 0 आता है। 0 क्या है? आइडेंटिटी है एडिशन के लिहाज से। ठीक हो गया।
तो ये माइनस ए जो है ये ए का एडिटिव इन्वर्स है, ठीक है। इसी तरह अगर मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो ए का इन्वर्स 1/a होगा, क्योंकि ए को 1/a से मल्टीप्लाई करें या 1/a को ए से मल्टीप्लाई करें, आंसर क्या आएगा 1 आएगा। तो लिहाजा 1 क्या ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, तो ए का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/a है। ये 4 प्रॉपर्टीज़ हैं जी बाइनरी ऑपरेशन की। किसी भी सेट के अंदर बाइनरी ऑपरेशन ये 4 प्रॉपर्टीज़ रख सकता है, ठीक हो गया। अब ये जो 2 प्रॉपर्टीज़ हैं इनके बारे में कुछ मैं मज़ीद डिस्कस करना चाहता हूँ। कुछ आथर्स जो हैं वो लेफ़्ट आइडेंटिटी, राइट आइडेंटिटी, लेफ़्ट इन्वर्स और राइट इन्वर्स की बात भी करते हैं। मसलन वो कहते हैं जी कि अगर सिर्फ ए स्टार ई इक्वल टू ए हो तो हम कहते हैं ई इज़ द राइट आइडेंटिटी ऑफ एस विद रिस्पेक्ट टू स्टार, ठीक होगा। और अगर ई स्टार ए इक्वल टू ए हो तो हम कहते हैं कि ई इज़ द लेफ़्ट आइडेंटिटी ऑफ एस विद रिस्पेक्ट टू स्टार, ठीक होगा। इसी तरह अगर ए स्टार ए डैश इक्वल टू ई हो तो ए डैश जो है ये राइट इन्वर्स है ए का, और अगर ए डैश स्टार ए इक्वल टू ई हो तो हम कहते हैं कि भाई ए डैश जो है ये लेफ़्ट इन्वर्स है ई का, ठीक हो गया। अब आपने लेफ़्ट आइडेंटिटी और राइट आइडेंटिटी और लेफ़्ट इन्वर्स और राइट इन्वर्स के बारे में 2 मज़ीद बातें ज़हन में रखनी हैं, इंपॉर्टेंट बातें हैं। वो क्या है कि अगर स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन है सेट एस के ऊपर, यानी कि सेट एस क्लोज्ड है विद रिस्पेक्ट टू स्टार, तो फिर लेफ़्ट आइडेंटिटी और राइट आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू स्टार ये दोनों इक्वल होंगी, ठीक हो गया। और इन्वर्स के बारे में अगर बात करते हैं तो उसमें मैं मज़ीद एक बात का इजाफा कर दूं कि अगर स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन है सेट एस के ऊपर और स्टार एसोसिएटिव भी है एस के ऊपर, एसोसिएटिव भी है, तो फिर लेफ़्ट इन्वर्स किसी एलिमेंट का और राइट इन्वर्स ये दोनों सेम होंगे। किसी एलिमेंट का लेफ़्ट इन्वर्स और राइट इन्वर्स दोनों सेम होंगे। ये 2 चीज़ें आपने ज़हन में रखनी है, एमसीक्यूज़ में पूछी जा सकती। अब हम ग्रुप को डिफाइन करते हैं। ग्रुप क्या चीज़ है? लेट जी बी अ नॉन एम्प्टी सेट, जी बी अ नॉन एम्प्टी सेट एंड स्टार बी अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन जी। स्टार बाइनरी ऑपरेशन है जी के ऊपर, यानी कि जी इज क्लोज विद रिस्पेक्ट टू स्टार। जी एक नॉन एम्प्टी सेट है और स्टार जी के ऊपर बाइनरी ऑपरेशन है। देन द पेयर जी एंड स्टार, ये जो पेयर है ना नॉन एम्प्टी सेट का और बाइनरी ऑपरेशन का, इस पेयर को हम कहते हैं इज कॉल्ड अ ग्रुप if the following conditions are satisfied। पहली कंडीशन क्या है जी? स्टार इज एसोसिएटिव ऑन जी, यानी कि जी के एलिमेंट्स जो हैं वो स्टार के लिहाज से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी रखते हों। मतलब ए स्टार बी स्टार सी इक्वल हो जी ए स्टार बी स्टार सी, ठीक होगा। फॉर ऑल ए बी सी इन जी, हम जी के कोई से भी 3 एलिमेंट्स ए बी सी ले लें तो ये प्रॉपर्टी होल्ड करती हो। पहली कंडीशन ये है ग्रुप होने के लिए, ठीक होगा। दूसरी कंडीशन आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू स्टार एग्जिस्ट्स इन जी, ठीक है। जी के अंदर स्टार के लिहाज से आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करे। अब देखें, अगर फ़र्ज़ करें हम एडिशन की बात करें, हमारा बाइनरी ऑपरेशन स्टार जो एडिशन है, तो हमारी इस बात का मतलब यह है कि जी के अंदर 0 एग्जिस्ट करे, ठीक हो गया। अगर हमारा बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन है तो इसका मतलब यह है कि जी के अंदर 1 एग्जिस्ट करे, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 है। तीसरी चीज़ क्या है? अब इस बात को हम किस तरह लिखते हैं
कि देयर एग्जिस्ट ई बिलोंग टू जी सच डैट ए स्टार ई इज इक्वल टू ई स्टार ए इक्वल टू ए। तो ई को हम कहते हैं कि ये आइडेंटिटी एलिमेंट है जी का विद रिस्पेक्ट टू स्टार, ठीक है, फॉर ऑल ए इन जी। ठीक होगा जी, ये आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए, यानी कि इस चीज़ को इस तरह लिखें या इस तरह लिखें, एक ही बात है। ठीक हो गया। और लास्ट जो कंडीशन है ग्रुप होने के लिए वो ये है कि इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ जी with respect to star exists in G, exists in G। जी के अंदर स्टार के लिहाज से हर एलिमेंट का इन्वर्स भी मौजूद होना चाहिए, यानी कि जी का जो एलिमेंट मौजूद है उसका इन्वर्स भी जी के अंदर मौजूद होना चाहिए। ठीक हो गया। तो फिर हम कहते हैं कि भाई ये जो पेयर है ये ग्रुप है, अगर ये तीन कंडीशंस अलॉन्ग विद दिस कि स्टार इज़ अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन जी। अब कई दफ़ा जो मैथमेटिशियंस हैं वो इस तरह भी लिखते हैं, वो कहते हैं लेट जी बी अ नॉन एम्प्टी सेट एंड स्टार बी अ बाइनरी ऑपरेशन, ऑन जी नहीं लिखते। देन द पेयर जी एंड स्टार इज कॉल्ड अ ग्रुप इफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। अब वो इसको स्टार बी अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन जी को भी इन पॉइंट्स में शामिल करके ये पॉइंट्स की तादाद 4 बना देते हैं, 4 कंडीशंस बना देते हैं। पहली कंडीशन में वो ले लेते हैं कि जी इज़ क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू स्टार, जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि मतलब क्या है इसका कि स्टार इज़ अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन जी। तो मैंने ये बात यहाँ पे लिख दी है, इसलिए बाकी ये 3 कंडीशंस लिखनी पड़ी हैं। ठीक हो गया। तो इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि फॉर ऑल ए बिलोंग टू जी देयर एग्जिस्ट ए डैश बिलोंग टू जी सच दैट ए स्टार ए डैश इक्वल है जी ए डैश स्टार ए इक्वल टू ई। ठीक है, वेयर ई इज़ द आइडेंटिटी ऑफ जी विद रिस्पेक्ट टू स्टार। ठीक हो गया। यानी कि इस बात को हम इस स्टेटमेंट को कि इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ जी विद रिस्पेक्ट टू स्टार एग्जिस्ट इन जी, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक होगा। अगर किसी ग्रुप के अंदर स्टार के लिहाज से ये 3 प्रॉपर्टीज़ हों और साथ ही ये जो बाइनरी ऑपरेशन स्टार है ये बाइनरी ऑपरेशन हो जी के ऊपर, तो हम कहते हैं ये सेट के अंदर, अगर किसी सेट के अंदर स्टार के लिहाज से ये 3 प्रॉपर्टीज़ हों और उसके अलावा स्टार बाइनरी ऑपरेशन भी हो उस सेट के ऊपर, तो फिर हम कहते हैं कि वो सेट और स्टार ये दोनों का जो पेयर बन रहा है ये ग्रुप है। ये क्या है? ग्रुप है। अच्छा जी, अब ग्रुप की कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। ठीक हो गया। ग्रुप की एग्जांपल्स में जो सेट ऑफ इंटीजर्स है, सेट ऑफ इंटीजर्स, ये एडिशन के लिहाज से ग्रुप है, ये एडिशन के लिहाज से ग्रुप है। क्यों भला? देखें, आप कोई से भी 2 इंटीजर्स को ऐड करें, एक इंटीजर आंसर आता है। ठीक हो गया। एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ के अंदर होल्ड कर दिया एडिशन के लिहाज से। हर एलिमेंट का एडिटिव इन्वर्स इसके अंदर मौजूद है, अगर 2 मौजूद है तो -2 भी है, 3 मौजूद है तो -3 भी है। ठीक होगा ना, इन्वर्स भी है। ठीक है, आइडेंटिटी यानी कि 0 भी इसके अंदर एग्जिस्ट करता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, क्लोजर प्रॉपर्टी भी है। तो ये चारों प्रॉपर्टीज़ इसके अंदर पाई जाती हैं, लिहाजा ये ग्रुप है। ठीक हो गया। अब बात करते हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स की। तो सेट ऑफ रियल नंबर्स भी एडिशन के लिहाज से ग्रुप है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है, क्योंकि कोई से भी 2 रियल नंबर्स को ऐड करें तो एक रियल नंबर ही आंसर आता है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है, एडिटिव आइडेंटिटी 0 भी इसके अंदर मौजूद है, और ये जो आखिरी बात है हर एलिमेंट का इन्वर्स भी इसके अंदर मौजूद है, क्योंकि एक जो रियल नंबर है उसका नेगेटिव भी एक रियल नंबर है। ठीक है, तो लिहाजा ये ग्रुप है। अब मैं अगर बात करूँ इस ग्रुप की 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा, तो ये भी ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि इसके कोई से भी 2 एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करें इसी का एलिमेंट आंसर आता है। मल्टीप्लिकेशन इसके ऊपर बाइनरी ऑपरेशन हो गया। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आराम से चेक हो सकती है। ठीक हो गया ना। उसके अलावा ये 1 जो है ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। ठीक है, उसके अलावा आयोटा का इन्वर्स माइनस आयोटा है, क्योंकि आयोटा को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो 1 आएगा। 1 का इन्वर्स 1 है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें 1 आएगा। -1 का इन्वर्स -1 है, क्योंकि -1 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 आएगा। क्योंकि इन्वर्स ए का इन्वर्स एक ऐसा एलिमेंट है जिसके साथ ए को मल्टीप्लाई करने से 1 आए। ठीक हो गया ना, ये आपने ध्यान में रखनी है बात। तो अब ये जो है ये मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से ग्रुप है, ये जो है। ठीक हो गया। तो ये मैंने चंद एक आपके सामने एग्जांपल्स रख दी ग्रुप की। मुझे उम्मीद है आपको ग्रुप की डेफिनेशन समझ आ चुकी होगी। अब नेक्स्ट इसके बारे में स्टडी करते हैं। तो फाइनाइट एंड इन्फिनिट ग्रुप क्या होता है? फाइनाइट एंड इन्फिनिट ग्रुप, फाइनाइट एंड इन्फिनिट ग्रुप
फाइनाइट एंड इन्फिनिट ग्रुप। अगर किसी ग्रुप के अंदर एलिमेंट्स की तादाद फाइनाइट है तो हम उसको फाइनाइट ग्रुप कहेंगे, और अगर एलिमेंट्स की तादाद इन्फिनिट है तो इन्फिनिट ग्रुप कहेंगे। ये देखें, ये एक फाइनाइट ग्रुप है, ठीक हो गया, ये एक फाइनाइट ग्रुप है। जबकि ये दोनों सेट ZB और RB, ये जो ग्रुप हैं दोनों, ये इन्फिनिट ग्रुप हैं, क्योंकि इनके एलिमेंट्स की तादाद का हमें अंदाज़ा नहीं है। उसके बाद एक है जी कैंसलेशन लॉ। ग्रुप की एक प्रॉपर्टी है कैंसलेशन लॉ। ये क्या कहता है कि AB = AC हो तो हम B = C लिख सकते हैं। इसे कहते हैं लेफ़्ट कैंसलेशन लॉ, क्योंकि हमने लेफ़्ट साइड से A को कैंसिल किया, ठीक हो गया। अगर BA = CA हो तो हम इसको B = C लिख सकते हैं। यह जी राइट कैंसलेशन लॉ, क्योंकि हमने राइट साइड से A को कैंसिल किया, ठीक हो गया। ये भी प्रॉपर्टी पाई जाती है ग्रुप के अंदर। ग्रुप की एक और प्रॉपर्टी है जी सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस। सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ये क्या है जी, AX = B एक लीनियर इक्वेशन है। A और B दोनों ग्रुप के एलिमेंट हैं, ठीक हो गया ना। तो यहाँ से X = A इनवर्स B इस इक्वेशन का एक यूनिक सोल्यूशन होगा, यूनिक, इसके अलावा और कोई सोल्यूशन नहीं होगा। ये भी प्रॉपर्टी है ग्रुप की। इसी तरह अगर XA = B है तो इस इक्वेशन का सोल्यूशन होगा X = BA इनवर्स, और ये भी यूनिक सोल्यूशन होगा, ठीक हो गया, यूनिक सोल्यूशन। उसके बाद है जी रिवर्सल लॉ ऑफ इन्वर्सेस। रिवर्सल लॉ ऑफ इन्वर्सेस, ये भी ग्रुप की एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये क्या कहती है कि AB इनवर्स इक्वल होता है जी B इनवर्स A इनवर्स। AB का इनवर्स इक्वल होता है B का इनवर्स इंटू A का इनवर्स फॉर ऑल AB इन G, ठीक हो गया। इसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं, इसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं 3 एलिमेंट्स तक, 4 एलिमेंट्स तक। मतलब फर्ज करें A B C इनवर्स हमने लेना है, तो हम लेंगे C इनवर्स, B इनवर्स और A इनवर्स, ठीक है, फॉर ऑल A B C इन G। एक और बात आप ज़हन में रख लें, किसी भी ग्रुप के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट भी यूनिक होगा और इन्वर्स ऑफ एन एलिमेंट भी यूनिक होगा। यानी कि किसी ग्रुप के अंदर आइडेंटिटी भी एक से ज़्यादा नहीं होगी और किसी एलिमेंट का इन्वर्स भी एक से ज़्यादा नहीं होगा। ये भी इंपॉर्टेंट बात थी जो ग्रुप के बारे में मैंने आपको बतानी थी। अब अबेलियन ग्रुप या कम्यूटेटिव ग्रुप क्या होता है? अबेलियन ग्रुप, अबेलियन ग्रुप क्या है? अगर किसी ग्रुप के अंदर फर्ज करें G एंड स्टार हमारे पास एक ग्रुप है, अगर इस ग्रुप के अंदर ये प्रॉपर्टी भी पाई जाती है कि A स्टार B इक्वल है जी B स्टार A फॉर ऑल A एंड B इन G। अगर किसी ग्रुप के अंदर ये कम्यूटेटिव लॉ पाया जाता है विद रिस्पेक्ट टू स्टार, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पाई जाती है, तो फिर हम इस ग्रुप को कहते हैं कि ये अबेलियन ग्रुप है, अबेलियन ग्रुप, या हम इसको कम्यूटेटिव ग्रुप भी कहते हैं। ठीक है, ये जो मैंने सेट ऑफ रियल नंबर्स की एग्जांपल दी थी कि ये एडिशन के लिहाज से ग्रुप है, ये अबेलियन ग्रुप है, क्योंकि हम कोई से 2 रियल नंबर्स को तरतीब बदल के ऐड करें, 2/3 + 1/7 करें या 1/7 + 2/3 करें, वैल्यू तो सेम आएगी। ये अबेलियन ग्रुप की एग्जांपल है। ठीक है, इसी तरह ये जो मैंने आपके सामने एक एग्जांपल दी 1 - 1 आयोटा और माइनस आयोटा, ये भी अबेलियन ग्रुप की एग्जांपल है, क्योंकि हम कोई से भी 2 एलिमेंट लेकर तरतीब लेकर मल्टीप्लाई कर, तरतीब चेंज करके मल्टीप्लाई करें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 × -1 इक्वल होगा -1 × 1, ठीक होगा ना। तो इसके अंदर भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि ये ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, ये ग्रुप है, तो ये ग्रुप भी अबेलियन ग्रुप है, ये आपने बात ज़हन में रखनी है। ठीक होगा जी, ये अबेलियन ग्रुप के बारे में मैंने बता दिया। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं रेसिड्यू क्लासेस मॉडुलो n क्या होती हैं। रेसिड्यू क्लासेस, अब देखें, अगर मैं 1 और 2 के अलावा कोई से भी 3 कंसेक्टिव नेचुरल नंबर लेता हूं, फर्ज करें मैं लेता हूं जी 8, 9 एंड 10, 1 और 2 के अलावा कोई से भी 3 कंसेक्टिव नेचुरल नंबर लेता हूं, ठीक है, तो इनको बारी बारी जब हम 3 पे डिवाइड करेंगे ना, 8 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा 2, 9 को 3 पे डिवाइड करेंगे रिमाइंडर बचेगा 0, 10 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा जी 1। ठीक होगा,
रिमाइंडर बचा 0 1 एंड 2। हम कोई सा भी और नेचुरल नंबर लेके देखते हैं कंसेक्टिव। फर्ज करें हम देखते हैं जी 18 19 एंड 20। 18 को 3 पे डिवाइड करें तो रिमाइंडर बचता है जी 0। 19 को 3 पे डिवाइड करें रिमाइंडर बचता 1। 20 को 3 पे डिवाइड करें रिमाइंडर बचता 2। इसी तरह हम कोई सा भी 3 कंसेक्टिव नेचुरल नंबर लेंगे 1 और 2 के अलावा, उनको 3 पे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर यही बचेंगे 0 1 और 2, 0 1 और 2। ठीक हो गया। तो इन रिमाइंडर्स की नंबर थ्योरी में बड़ी इंपॉर्टेंस है, इसी वजह से हम इन रिमाइंडर्स को कहते हैं रेसिड्यू क्लासेस मॉडुलो 3। रेसिड्यू क्लासेस मॉडुलो 3 ये हो जाता है सेट ऑफ रेसिड्यू क्लासेस मॉडुलो 3। ठीक हो गया। तो इसी तरह अगर हम 1 2 3 और 4 को छोड़ के उसके अलावा हम कोई से भी 5 कंसेक्टिव नेचुरल नंबर ले लें, उन नेचुरल नंबर्स को 5 पे डिवाइड करें तो रिमाइंडर ये बचेंगे हर सूरत 0 1 2 3 4। तरतीब आगे पीछे हो सकती है। ठीक है, इसलिए इस सेट को हम कहते हैं सेट ऑफ रेसिड्यू क्लासेस मॉडुलो 5। ठीक हो गया। अब मैं आपको सिखाता हूँ कि रेसिड्यू क्लासेस की एडिशन और मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है। ठीक हो गया। फर्ज करें में कहा जाता है कि राइट दी टेबल फॉर एडिशन ऑफ सेट ऑफ रेसिड्यू क्लासेस मॉडुलो 5। ठीक हो गया। इनके लिए आप एडिशन का टेबल बनाएं। इनके लिए सेट ऑफ रेसिड्यू क्लासेस मॉडुलो 5 के लिए हम क्या करेंगे 0 1 2 3 एंड 4। ठीक हो गया। एडिशन का टेबल मैं बनाने लगा हूँ 0 1 2 3 एंड 4। पहले आप 0 को लेकर सब में ऐड करेंगे। 0 + 0 ये 0 आ जाएगा, 0 + 1 ये 1 आ जाएगा, 0 + 2 ये 2 आ जाएगा, 0 + 3 ये 3 आ जाएगा, 0 + 4 ये 4 आ जाएगा। फिर 1 की बारी 1 + 0 1 आ जाएगा, 1 + 1 आ जाएगा 2, 1 + 2 आ जाएगा 3, 1 + 3 आ जाएगा 4, 1 + 4 आएगा 5। ये है सेट ऑफ रेसिड्यू क्लासेस मॉडुलो 5। हमें कहा गया है कि सेट ऑफ रेसिड्यू क्लासेस मॉडुलो 5 का एडिशन टेबल बनाएं। ठीक हो गया। तो जब 5 या 5 से बड़ा आंसर आ जाएगा ऐड करने से, फिर हम क्या करेंगे, फिर रिमाइंडर लिखेंगे। 5 पे डिवाइड करने से जो रिमाइंडर बचेगा वो लिखेंगे। 1 + 4 5 है, 5 आंसर आया, 5 को 5 पे डिवाइड करें रिमाइंडर 0 बचता है, ये 0 लिख दिया। अब मैं फर्स्ट करें ये सबसे बड़ा नंबर लेता हूँ 4 + 0 4, 4 + 1 5 आ गया, 5 को 5 पे डिवाइड करें रिमाइंडर 0 आ गया। 4 + 2 6, 6 को 5 पे डिवाइड करें रिमाइंडर 1 आ गया। 4 + 3 7, 7 को 5 पे डिवाइड करें रिमाइंडर 2 आ गया। 4 + 4 8, 8 को 5 पे डिवाइड करें रिमाइंडर 3 आ गया। ठीक होगा। इसी तरह हम मल्टीप्लिकेशन टेबल भी बना सकते हैं किसी भी सेट ऑफ रेसिड्यू क्लासेस का। सिर्फ उधर भी ये बात ध्यान में रखनी है कि आपने फर्ज करें सेट ऑफ रेसिड्यू क्लासेस मॉडुलो 7 है, तो आपने 7 या 7 से बड़ा नंबर आए तो पहले 7 पे डिवाइड करना, जो रिमाइंडर बचे वो लिखना आंसर में। ठीक हो गया। मसलन फर्ज करें ये सेट ऑफ रेसिड्यू क्लासेस मॉडुलो 3 है, हमें कहा जाता है इसका मल्टीप्लिकेशन टेबल बनाएं। मल्टीप्लिकेशन टेबल बनाएं तो क्या होगा 0 × 0 0, 0 × 1 0, 0 × 2 0। ठीक हो गया। फिर 1 × 0 0, 1 × 1 1, 1 × 2 2। ठीक हो गया। फिर 2 आ जाएगा, 2 × 0 0, 2 × 1 2, 2 × 2 आ गया 4। 4 जो है ये 3 से बड़ा है, 4 को 3 पे डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर बचेगा 1, 1 यहाँ पे लिखेंगे। ठीक हो गया। इस तरह हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है, इस तरह एडिशन करनी है रेसिड्यू क्लासेस की। ठीक हो गया। अब यहाँ से एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ इनमें आई, इंपॉर्टेंट वो क्या है कि तमाम जो रेसिड्यू क्लासेस हैं, चाहे वो मॉडुलो 7 हो, चाहे मॉडुलो 20 हो, चाहे मॉडुलो 30 हो, चाहे 36 हो, ठीक है, वो तमाम क्लोज्ड होंगी विद रिस्पेक्ट टू देयर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। ठीक है ना। मॉडुलो 30 या तो मॉडुलो 30 के लिहाज से जो एडिशन है, यानी कि जब 30 या 30 से बड़ा आंसर आएगा हम 30 पे डिवाइड करके रिमाइंडर लिखेंगे इधर। ठीक हो गया ना। तो क्योंकि वो रिमाइंडर आना ही सेट के अंदर से है, क्योंकि रिमाइंडर होते ही हैं, मैंने आपको बताया ना, हम कोई से भी जो नंबर लेके 5 नंबर लेके इंटीजर नेचुरल नंबर उनको डिवाइड करेंगे 5 पे तो रिमाइंडर यही बचेंगे। ठीक हो गया। तो इसलिए फिर हम ये बात कह सकते हैं कि कभी भी मल्टीप्लिकेशन या एडिशन में, रेसिड्यू क्लासेस की मल्टीप्लिकेशन या एडिशन में कोई ऐसा आंसर नहीं आना जो मुतलका सेट से बाहर हो। ठीक होगा ना। लिहाजा हम कहेंगे कि तमाम जो रेसिड्यू क्लासेस के सेट हैं वो क्लोज हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। क्लोजर प्रॉपर्टी उनके अंदर होल्ड करती है। ये बात एक क्लियर हो गई। ठीक है। दूसरी बात मैं आपको एक और ये बता दूं कि तमाम जो रेसिड्यू क्लासेस हैं, सेट ऑफ रेसिड्यू क्लासेस हैं, चाहे वो मॉडुलो 7 हो, चाहे वो मॉडुलो 3 हो, चाहे वो मॉडुलो 5 हो, ठीक है, तमाम रेसिड्यू क्लासेस के सेट जो हैं ये ग्रुप हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ये ग्रुप हैं क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी तो टेबल ही बता रहा है होल्ड करनी है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वैसे ही हम समझते हैं कि ठीक है जी होल्ड करेगी नंबर्स के ऊपर। जीरो एडिटिव आइडेंटिटी है। ठीक होगा। तो इन्वर्स एडिशन के लिहाज से कौन सा होता है? इन्वर्स वो होता है जिसमें ऐड करने से आंसर 0 आए। तो ये देखें, अगर इसकी बात करें तो 4 का इन्वर्स 1 है,
1 इसके अंदर मौजूद है, ठीक हो गया। ये जो 1 है इसका इन्वर्स 4 है, 4 इसके अंदर मौजूद है। इसी तरह तमाम एलिमेंट्स के इन्वर्स भी जो हमारे रेजिड्यू क्लासेस के सेट हैं उनके अंदर मौजूद होंगे, ठीक है। इसी तरह कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करेगी। तो तमाम जो हमारे सेट ऑफ रेजिड्यू क्लासेस हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन अबेलियन ग्रुप हैं, ठीक हो गया। अब अगर मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो ज़ीरो को निकाल दें अंदर से, बाकी जो हमारे पास एलिमेंट्स बचते हैं ना रेजिड्यू क्लासेस के, वो सेट जो है ना ज़ीरो के अलावा जो सेट हैं ये ग्रुप हैं विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। ये बात आपने ज़हन में रखनी है। ये तो बात होगी रेजिड्यू क्लासेस की, ठीक हो गया। अब देखें, मैं ना एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। फ़र्ज़ करें हमारे पास एस एक सेट है और पी एफ एस है जी उसका पावर सेट, यानी कि एस के तमाम सब सेट्स का सेट, ठीक हो गया। तो ये जो पावर सेट है ना पी एफ एस, ठीक है, ये क्लोजर प्रॉपर्टी रखता है विद रिस्पेक्ट टू यूनियन, क्योंकि इसके कोई से भी दो एलिमेंट्स का यूनियन लेंगे तो इसी का एलिमेंट बनेगा, ठीक हो गया। ये आपने ज़हन में रखनी है। इसी तरह जो पावर सेट है ना ये क्लोजर प्रॉपर्टी रखता है विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन। हम इसके कोई से भी दो एलिमेंट लेके इंटरसेक्शन लें तो फिर भी इसी का एलिमेंट बनेगा, ठीक हो गया। इसलिए हम कह सकते हैं कि पावर सेट इज क्लोज विद रिस्पेक्ट टू यूनियन एंड पावर सेट इज क्लोज विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन। अब हम ग्रुप को समझ चुके हैं। ग्रुप के जो एक्सियम्स हैं उनके बारे में मज़ीद डिस्कशन करनी है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ग्रुपाइड क्या चीज़ है। ग्रुपाइड, अगर जी एक नॉन एम्प्टी सेट हो, ठीक है, और ये क्लोज्ड हो विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन स्टार, जी क्लोज्ड हो विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन स्टार, इसके अलावा कोई प्रॉपर्टी ना पाई जाए, यानी कि सेम ये एसोसिएटिव भी ना हो, स्टार जो है आइडेंटिटी एलिमेंट भी ना हो, इन्वर्स भी ना हो, ठीक होगा ना। सिर्फ क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करे स्टार के लिहाज से, तो ये जो पेयर है ना जी एंड स्टार, इसको हम कहते हैं कि ये ग्रुपाइड है, ग्रुपाइड, ठीक हो गया। इसके बाद अगर हमारे पास एक ग्रुपाइड हो, यानी कि उसके अंदर क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करे और उसके साथ साथ अलॉन्ग विद दिस ये प्रॉपर्टी भी होल्ड कर जाए, यानी कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड कर जाए विद रिस्पेक्ट टू स्टार, तो फिर ये जो ग्रुपाइड है इसमें क्लोजर क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी तो होल्ड करती है इसलिए ये ग्रुपाइड है। तो अगर इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करे तो फिर इस पेयर का नाम चेंज हो जाता है और हम इसको कहते हैं कि ये सेमी ग्रुप है, सेमी ग्रुप, ठीक हो गया। इनके ग्रुप के पहले दो एक्सियम्स क्लोजर प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करें तो हम इस पेयर को कहते हैं ये सेमी ग्रुप है। और अगर जी के अंदर स्टार के लिहाज से पहली प्रॉपर्टी यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करें, दूसरी प्रॉपर्टी यानी कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करें, और एक तीसरी प्रॉपर्टी भी आ जाए कि स्टार के लिहाज से आइडेंटिटी एलिमेंट भी जी के अंदर एग्जिस्ट करे, जी के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट करे, तो फिर हम कहते हैं कि ये जो पेयर है ना जी एंड स्टार ये मोनाइड है, मोनाइड, यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, अगर ये तीन चीज़ें किसी सेट के अंदर पाई जाती हैं किसी बाइनरी ऑपरेशन के लिहाज से, तो हम कहते हैं कि वो सेट जो है ये मोनाइड है, ठीक हो गया। आइडेंटिटी भी हो, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी हो और क्लोजर प्रॉपर्टी भी हो, तो ये जो पेयर है ये मोनाइड कहलाएगा, ठीक हो गया। ये मैंने ग्रुप से जानबूझ के अलग करके आपको ये चीज़ें बताई हैं ताकि आपको सेपरेटली अंदाज़ा हो जाए कि सिर्फ क्लोजर प्रॉपर्टी अगर होल्ड करती है तो ग्रुपाइड, अगर क्लोजर प्रॉपर्टी के साथ साथ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है तो सेमी ग्रुप, ठीक है। और अगर आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करती है, क्लोजर प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के साथ आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करती है तो फिर मोनाइड, ठीक हो गया। अब मैं एक दो एग्जाम्पल लेके डिस्कस करता हूँ इस बारे में। ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है ना, ये क्लोज्ड है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक हो गया, क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो लिहाजा ये ग्रुपाइड तो है क्योंकि क्लोज्ड है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। कोई से भी दो नेचुरल नंबर्स को ऐड करें एक नेचुरल नंबर आंसर आता है, लेकिन इसके साथ साथ इसके अंदर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी पाई जाती है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। 7 + 8 + 9 इक्वल होगा 7 + 8 + 9, तो लिहाजा ये क्लोजर प्रॉपर्टी भी हो गई, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी हो गई, तो ये तो फिर सेमी ग्रुप हो गया दो प्रॉपर्टीज़ के साथ। लेकिन भाई इसके अंदर एक और प्रॉपर्टी भी पाई जाती है, और वो प्रॉपर्टी कौन सी है? आइडेंटिटी एलिमेंट भी इसके अंदर है एडिशन के लिहाज से।
ज़ीरो भी इसके अंदर है, लिहाजा ये जो है ये मोनाइड है, मोनाइड। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं जी सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के साथ हम ऑपरेशन लेते हैं मल्टीप्लिकेशन का, मल्टीप्लिकेशन। ठीक हो गया। तो मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से भी इसके अंदर क्लोजर प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है, वन भी इसके अंदर मौजूद है, लिहाजा ये मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से भी मोनाइड है। ठीक हो गया। हमारे पास ये जो एग्जांपल लिखी हुई है, पावर सेट ऑफ अ सेट, पावर सेट ऑफ अ सेट, ये यूनियन के लिहाज से मोनाइड है, लेकिन इंटरसेक्शन के लिहाज से ये सेमी ग्रुप है। वजह क्या है मैं बताता हूँ आपको। देखें, बात करते हैं पावर सेट और यूनियन की। यूनियन को यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन के तौर पर लिया है और ये यहाँ पे जी है, यानी कि सेट है। ठीक है। और पावर सेट और इंटरसेक्शन की बात करते हैं। ठीक हो गया। अब देखते हैं इस बारे में डिस्कस करके कि क्या मामला सामने आता है। असल में ना पावर सेट के कोई से भी दो एलिमेंट्स का यूनियन लें तो इसी का एलिमेंट बनेगा, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर गई, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वैसे होल्ड करती है सेट्स के अंदर। ठीक हो गया ना, यूनियन के लिहाज से, इंटरसेक्शन के लिहाज से भी करती है। ठीक हो गया। सेमी ग्रुप तक हम पहुंच गए, ये भी सेमी ग्रुप बन गया, ये भी बन गया, क्योंकि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और क्लोजर प्रॉपर्टी दोनों में होल्ड करती है। ठीक हो गया। अब जरा आइडेंटिटी एलिमेंट की तरफ आते हैं। ये जो एम्प्टी सेट है ना, ये मौजूद है पावर सेट के अंदर और ये आइडेंटिटी एलिमेंट है विद रिस्पेक्ट टू यूनियन, क्योंकि इसका यूनियन हम किसी भी सेट के साथ लें तो दोबारा वही सेट आ जाता है। ठीक होगा ना, ए यूनियन एम्प्टी सेट दोबारा ए आ जाएगा। तो इसके अंदर तो यूनियन के लिहाज से एम्प्टी सेट मौजूद है। ठीक हो गया, जो कि आइडेंटिटी है, लिहाजा ये इसके अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर गया और ये बन गया मोनाइड। जबकि इंटरसेक्शन के लिहाज से कोई भी आइडेंटिटी एलिमेंट इसके अंदर नहीं पाया जाता। ठीक हो गया, कि जिसका हम किसी और सेट के साथ इंटरसेक्शन लें तो कोई फ़र्क ना पड़े, लिहाजा ये सिर्फ सेमी ग्रुप है, सेमी ग्रुप। ठीक हो गया। जबकि ये मोनाइड है, क्योंकि इसमें 3 प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। ठीक हो गया जी। अब हम ज़रा कुछ MCQs डिस्कस कर लेते हैं अपने टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है। मसलन आपसे पूछा जाए कि द ओनली फाइनाइट ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इज़, मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से तो कई फाइनाइट ग्रुप हैं, लेकिन एडिशन की बात की जाए तो अगर आपको मुख्तलिफ ऑप्शंस दिए हुए हों तो आपका ये ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि दिस इज़ द वन एंड ओनली फाइनाइट ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो आपसे कहा जाए जी फाइनाइट ओनली फाइनाइट ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इज़, तो आप ये ऑप्शन टिक करेंगे। ठीक होगा। अब आपसे कहा जाए कि हम जी हमारे पास एक ग्रुप है, ठीक है, हम उससे एक प्रॉपर्टी छीन लेते हैं। सपोज करते हैं कि उसमें किसी भी एलिमेंट का, किसी एक एलिमेंट का इन्वर्स नहीं पाया जाता, यानी कि इन्वर्स ऑफ ईच एलिमेंट एग्जिस्टिंग जी वाली जो प्रॉपर्टी है वो हम ख़त्म कर देते हैं। तो बताएं कि फिर ये जो पेयर है इसका नया नाम क्या होगा, इस पेयर का नया नाम क्या होगा। तो आप मोनाइड को टिक करेंगे, क्योंकि आखिरी प्रॉपर्टी इन्वर्स वाली प्रॉपर्टी जो ग्रुप की है वो तो चली गई, लेकिन ग्रुप के अंदर पहले जो 3 प्रॉपर्टीज़ हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, वो इसके अंदर हैं, ये मोनाइड है। ठीक हो गया। अब जनाब आपसे ये पूछा जाता है कि बताएं जी कि ये ग्रुप है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, जो कि ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, तो इसमें ओमेगा स्क्वायर का इन्वर्स क्या है, और आपको ऑप्शंस दे दिए जाते हैं कि बताएं जी इनमें से जो ओमेगा स्क्वायर है इसका इन्वर्स क्या है। तो आप देखें ना, इन्वर्स क्या होता है मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से। ओमेगा स्क्वायर का इन्वर्स वो होगा जिससे ओमेगा स्क्वायर को मल्टीप्लाई करने से 1 आए। ठीक हो गया। तो ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा से मल्टीप्लाई करने से 1 आता है, क्योंकि ओमेगा क्यूब 1 होता है, लिहाजा आप ओमेगा को टिक करेंगे, ओमेगा वाले ऑप्शन को। ठीक हो गया। इसी तरह आपसे कह दिया जाए कि जी ये पावर सेट है किसी सेट एस का, तो इंटरसेक्शन के लिहाज से ये ग्रुपाइड है, सेमी ग्रुप है, मोनाइड है कि ग्रुप है। तो आप इसके बारे में सिर्फ सेमी ग्रुप को टिक करेंगे। थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया कि इंटरसेक्शन के लिहाज से पावर सेट के अंदर सिर्फ क्लोजर प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पाई जाती है, आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं पाया जाता। ठीक हो गया। आपसे कहा जाए जी एक नॉन एम्प्टी सेट है। ठीक हो गया। जी एक नॉन एम्प्टी सेट है, उसके अंदर सिर्फ एक प्रॉपर्टी पाई जाती है, वो क्या है कि जी इज़ क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू स्टार। तो आप बताएं कि जी जो है ये मोनाइड है, सेमी ग्रुप है, ग्रुपाइड है कि ग्रुप है।
तो आप ग्रुपाइड को टिक करेंगे, क्योंकि सिर्फ एक प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करे तो हमारा सेट जो है ये ग्रुपाइड कहलाता है। ठीक हो गया। इस तरह के कोई भी क्वेश्चन आपसे बना के पूछे जा सकते हैं एमसीक्यूज़ में। तो मुझे उम्मीद है लेक्चर सारा आपको समझ आ चुकी होगी। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।